दुनिया का सबसे युवा आबादी वाला देश भारत, और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने 45 साल के युवा को भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का निर्णय लिया है। नितिन जी के आने के बाद युवाओं में बहुत आकर्षण है और जैन जी को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें युवाओं का सम्मान किया जाता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। आज भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी खबर सत्ता के गलियारे से नहीं बल्कि बीजेपी के संगठन से आई है और बीजेपी ने 45 साल के युवा चेहरे नितिन नबीन को अपना नया सारथी चुनकर देश को एक साफ संदेश दे दिया है। संदेश ये है, ना उम्र की सीमा है, ना जाति का बंधन है। जो पसीना बहाएगा वही संगठन का अभिनंदन पाएगा। 45 साल की उम्र, जहां एक तरफ विपक्ष की कमान 83 साल के बुजुर्ग कंधों पर है, तो बीजेपी ने अपनी चौथी पीढ़ी यानी जेन जी की ऊर्जा पर दांव लगाया। अमित शाह ने 49 की उम्र में ये कमान संभाली थी, लेकिन नितिन नबीन ने तो वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। बिहार से आने वाले नितिन नबीन को अध्यक्ष बनाना सिर्फ एक नियुक्ति नहीं बल्कि बीजेपी की वो सोची समझी ईस्टर्न स्ट्रैटेजी है जो बंगाल से लेकर ओडिशा तक भगवा लहराने का इरादा रखती है। कायस्थ समाज से ताल्लुक रखने वाले नबीन का चुना जाना यह भी बताता है कि बीजेपी अब केवल कास्ट कैलकुलेशन पर नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी पर चलती है। क्या 2029 की चुनावी बिसात पर यह जेनजी वाला युवा जोश अनुभवी चेहरों को मात देगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी का 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाने का विजन अब जमीन पर मूर्त रूप लेता हुआ दिखेगा? इसी मुद्दे पर करेंगे आज दहाड़ में चर्चा, लेकिन उससे पहले आई प्रतिक्रिया। 5 बार के विधायक, छत्तीसगढ़ सिक्किम जैसे राज्यों के प्रभारी और जीत दर्ज करवाने वाले, युवा मोर्चा में हमारे साथ महामंत्री का शानदार काम करने वाले ऐसे भाई नितिन नवीन जी को अब पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का निर्णय लिया। ये भाजपा के लिए तो गर्व का विषय है ही, भारत के लिए भी है। जैन जी के लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा संदेश दिया है और भाजपा ने संदेश दिया है कि आइए राजनीति में। 1 लाख युवाओं को जो आने का आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया था राजनीति में, उसमें नितिन नवीन जी 45 साल की उम्र में जब अध्यक्ष बनते हैं तो मोदी जी केवल कहते नहीं, भाजपा सबसे पहले करके दिखाती भी है। नितिन जी के आने के बाद युवाओं में बहुत आकर्षण है और जैन जी को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें युवाओं का सम्मान किया जाता है। तो आज की दहाड़ शुरू कम करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सवाल आपके सामने रख देती हूं। आज पहला सवाल चर्चा में यही, बीजेपी का जेनजी प्लान, युवा नितिन नबीन को कमान, युवा पीढ़ी की नई पारी पूरब में भगवा लहराने की तैयारी, मेहनत से कमाया सम्मान, फ्यूचर का क्या बड़ा प्लान, सोशल इंजीनियरिंग सेट, नबीन के पास बिग टारगेट, 2029 की लड़ाई बड़ी, अभी से फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर अब से थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे, कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चर्चा का हिस्सा होंगे, रंजन सिंह जी प्रवक्ता हैं एलजेपी-आर के हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर चंद्रचूड़ सिंह हैं प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारे साथ चर्चा का हिस्सा। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो है उसका इंतजार करते हुए कौशल कांत साहब आपके पास में आऊंगी, लेकिन पहले चंद्रचूड़ जी आप ही के साथ मैं शुरुआत करती हूँ कि आज का ये बड़ा बदलाव बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक नितिन नबीन को जैसे पहुंचाया गया है, इसको ओवरऑल पॉलिटिक्स के तौर पर या जेनजी के लिए एक मैसेज के तौर पर आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये तो एक पोस्ट एज पॉलिटिक्स का आगाज है, या आपकी रीडिंग में इसमें और भी चीजें कुछ शामिल है?
डॉक्टर साहब अनम्यूट प्लीज करेंगे अपने एंड पर। मुझे मेरे ख्याल से आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है, बोलिए। तो मैं पूर्णिमा जी यही कह रहा था कि मैं इस पूरे वाकये को और इस प्रक्रिया को दूसरे तरीके से देखना चाहता हूँ। मुझे तो ये लगता है कि ये भारतीय राजनीति में एक पुनर्जागरण का एक मोमेंट है, और मैं इसलिए इसको कहता हूं क्योंकि पुनर्जागरण दरअसल किस चीज का बोध कराता है? पुनर्जागरण इस चीज का बोध कराता था, मध्ययुग का अंत हुआ था, और वो एक बोध कराता था कि नियत नहीं, मेहनत जो है, मेहनत से आगे बढ़ा जा सकता है। वो और जमाने थे जब नियत के बल पर लोग आगे बढ़ते थे। मुझे लगता है कि जिस तरीके से, जिस प्रकार से नितिन नवीन का एलिवेशन हो रहा है एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, एक ऐसे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, जो दल विश्व का बहुत बड़ा दल है, जिसकी पैठ भारत में है, भारत के लोगों के हृदय में है, जिसके प्रधानमंत्री आज लोकप्रियता के सभी मानकों को लगातार पार करते जा रहे हैं, उसमें अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरे राज्य से खास करके मेरे तो और भी गर्व की बात है, अगर इस पद पर अपनी दक्षता के आधार पर, अपनी कौशल के आधार पर, अपनी लोकप्रियता भी कहें उसके आधार पर, अपने संगठनात्मक क्षमता के आधार पर अगर यहां तक पहुंचा है, तो इस बात का द्योतक है कि नियत नहीं, मेहनत ही सबसे बड़ा चीज है। और मुझे लगता है कि युवाओं को ये प्रेरित करने की जो भारतीय जनता पार्टी की एक सोच रही होगी, एक जो उनकी स्ट्रैटेजी रही होगी, उसकी पुष्टि करता है। क्योंकि अगर आप देखें तो किसी भी राष्ट्रीय दल और किसी भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल में अध्यक्षता प्राप्त करने के क्या क्या मानक हो सकते हैं? प्रूवन कॉम्पिटेंस होना चाहिए, संगठन के कार्य का अनुभव होना चाहिए। चूंकि भारतीय जनता पार्टी में संघ का भी प्रभाव रहता है, तो अनुशासन और संगठन और विचार, इन तीनों के साथ अगर आपका लय हुआ हो, आप उसमें हर एक मानक पर खड़े उतरे हैं, तो तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है नितिन नवीन इन सभी चीजों में अगर टिक बॉक्स करे तो सभी चीजों में ये बहुत उत्तीर्ण नहीं बल्कि सफल माने जाएंगे। तो मुझे तो ये लगता है कि ये राजनीति में जिस प्रकार से संकेतों का महत्व होता है, राजनीति में जिस प्रकार से दक्षता का महत्व होता है, राजनीति है क्या? राष्ट्रीय दल अगर कोई है, अगर वो राष्ट्रीय दल में मेरिट का अगर कहीं भी सम्मान ना हो, तो फिर वो राष्ट्रीय दल में उस राष्ट्रीय दल का बहुत ज्यादा आगे बढ़ना या बहुत ज्यादा उसकी सफलता नहीं हो पाती। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी, और ये कोई नई बात भी नहीं है, मैं लास्ट बात अपनी कह दूं, अगर आप देखें तो कुशाभाऊ ठाकरे साहब को अगर हटा दें तो जितने भी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए वो लगभग 48 से 50-55 के उम्र में ही हुए, और भारतीय राजनीति में तो युवा ही कहा जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 45 वर्ष की पार्टी और 45 वर्ष का अध्यक्ष, मुझे लगता है कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है, और मास्टर स्ट्रोक ऐसा है जो युवाओं को प्रेरित करेगा। भारतीय जनता पार्टी को तो इसका लाभ होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर युवाओं का देश भारत है, तो उस युवाओं का प्रतिनिधित्व और युवाओं का राजनीति में प्रवेश होना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है ये सारी बातें नितिन नवीन जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने से साबित होती है। क्योंकि युवाओं का जिक्र हुआ है तो दूसरी तरफ भी युवा है, मैं उनके सवाल पर आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले कौशलकांत मिश्रा साहब आपके साथ शुरुआत करती हूँ, क्योंकि ऑन अ लाइटर नोट आज यही पूछा जा रहा है हर जगह कि भाई कैसे कर लेते हैं आप लोग, मतलब ना उम्र की सीमा, ना जाति का बंधन, एक बड़ा फैसला, पूरा का पूरा जनरेशन शिफ्ट इस नाम के साथ आज देखने को मिल रहा है। और जितनी भी प्रतिक्रियाएं आई उसमें जेन जी का जिक्र हुआ, जेन जी को केटर करते हुए जेन जी को संदेश। तो क्या स्ट्रैटेजी है बीजेपी की नितिन नवीन के नाम के साथ जब उन्हें इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठा रही है पार्टी? पूर्णिमा जी, कुछ विशेष नहीं करना होता है। मुझे लगता है कि अगर राष्ट्र प्रथम की विचारधारा के को अपना मूल मंत्र मानते हुए कोई भी पार्टी अगर इस समय अपने अध्यक्ष का चुनाव करेगी तो इसी उम्र के लोगों को चुनेगी। तो जो मोदी जी करते हैं वो सिर्फ लाल किले से की प्राचीर से जेन जी का नाम नहीं लेते हैं, वो सिर्फ जेन जी के नाम पे राजनीति की बात नहीं करते, वो जेन जी का रिप्रेजेंटेशन अपनी पार्टी में करके दिखाते हैं, वो भी सर्वोच्च स्तर पे। आज हमें कहा जाता है कि भारतवर्ष दुनिया का सबसे युवा देश है, जहां पर दुनिया के सबसे ज्यादा युवा रहते हैं। तो
तो उस देश की सबसे बड़ी पार्टी का अगर अध्यक्ष हुआ है तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी राजनीति की जरूरत है, इसमें सिर्फ सोच की जरूरत है, जिसमें जहां आपकी सोच केवल राष्ट्र प्रथम की भावना को रखे, जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा रखती है। अब बात इससे हट करके आती है कि फिर सिर्फ नितिन जी ही क्यों? नितिन जी बचपन से उनका राजनीतिक अनुभव रहा है। बहुत सारे लोग जाति की बात कर सकते हैं, पर जिस सीट से वो जीत के आते हैं वहां पे कायस्थ का नंबर बहुत ही कम है। आप बहुत सारे लोग इसमें परिवारवाद की बात चिपकाने की कोशिश करेंगे, आप देखिए कोई भी परिवारवाद का साया नहीं है, क्योंकि वो 5 बार खुद विधायक रहे, युवा मोर्चा में महामंत्री के पद पर रहे। उन्होंने अपनी क्षमता को इलेक्शन के धरातल पे छत्तीसगढ़ जैसा किला, जब वो वहां के प्रभारी थे, उसको खत्म किया। तो उन्होंने हर पैमाने पर अपने को प्रूफ किया है कि वो डिजर्व करते हैं, वो एक बहुत ही डिजर्विंग कैंडिडेट है। और उससे बड़ी बात, हम उनसे मिलते हैं, पहले भी मिले थे और अभी मिलते हैं, तो इतनी सरलता, इतनी सौम्यता, उनके चेहरे को देख करके ऐसा लगता है, मतलब जैसे लगता है कि अपना कोई बड़ा भाई अध्यक्ष है। तो वो जो सौम्यता, सरलता और जो साफ गोई और साफपन जो नजर आता है, मतलब ये कहें कि वो कहीं से आप देखिए ना, उनमें उनके चेहरे से एक अलग ही आभा जो नजर आती है, वो एक सरलता, मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो देश के युवाओं को और हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को एक नया बल देगी। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नितिन जी के नेतृत्व में बहुत, अभी तक बहुत अच्छा किया है और आगे और अच्छा करेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। राजेश राठौर जी, अब देखिए सवाल ये उठने लगा है कि कांग्रेस में ऐसा लीडरशिप ट्रांजिशन कब देखने को मिलेगा और क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार है? मतलब आपको भी अच्छा लगा होगा नितिन नवीन जी को मात्र 45 साल की उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर आसीन बीजेपी ने किया है, और पूरा का पूरा एक जनरेशन चेंज के तौर पर, ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पर इसे बीजेपी बता रही है। निश्चित तौर पर पूर्णिमा जी, नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर हम उन्हें बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं, क्योंकि बिहार से एक बड़े पार्टी कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। मुझे तो हर्ष इस बात का है कि हम उनके साथ सैकड़ों डिबेट साथ किए हैं, बैठ के हम साथ में काम किए हैं, वर्षों से काम किए हैं, अलग अलग दल में रह के अलग अलग विचारधारा के साथ हम काम किए हैं। लेकिन सचमुच वो सौम्य और बेहतर व्यक्ति हैं। लेकिन हम मुझे तो खुशी है बिहार के होने के नाते, परंतु भारतीय जनता पार्टी के प्रक्रिया पे सवाल है। हमारा सवाल नितिन नवीन पे नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के प्रक्रिया पे सवाल है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ, आपने देखा किस तरह से बूथ पे बैलेट से चुनाव हुआ, स्वीकार प्रतिकार दोनों हुए, नॉमिनेशन हुआ, काउंटिंग हुई। नितिन नवीन जी की काउंटिंग कहाँ हुई? वोटिंग कहाँ हुई? वोट कौन किए? क्या यह राजतंत्र की प्रक्रिया अपना ली गई है नॉमिनेट प्रक्रिया करके? क्या आंतरिक लोकतंत्र का गला घोटना नहीं इसे कहा जाएगा? जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र खत्म होते जा रहा है, ये चिंता का विषय है कि देश में नरेंद्र मोदी जी, आज की तस्वीरों में आपको कहीं से भी ऐसा लगा जब लाइन से सारे मुख्यमंत्री, सारे बड़े बड़े चेहरे प्रस्तावक बनते हुए नजर आए? राजेश राठौर जी, कहां से लग गया आपको कि आंतरिक लोकतंत्र इनमें खत्म हो रहा है? फिर देखिए, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की बात करूंगी, जब तक सोनिया जी ने स्टैंप नहीं लगाई तब तक काम नहीं हुआ। फिर मैं बोलूंगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, बिल्कुल अच्छा लगेगा पूर्णिमा जी। हम विपक्ष आलोचना के शिकार हैं ही, क्योंकि इसलिए कि क्योंकि मल्लिकार्जुन तारीफ के भागीदार बनिए साहब, तारीफ के भी भागीदार बनिए, आलोचना के साथ साथ जरा युवा लीडरशिप ट्रांजिशन करके तो देखिए। मीडिया द्वारा आलोचना के, मीडिया द्वारा आलोचना के शिकार, मीडिया की आलोचना की बात नहीं है, बड़े बदलावों के लिए बड़ा दिल दिखाने का देखिए मौका भी होता है। सुन तो लीजिए, सुनिएगा तब तो। जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाया गया, बैलेट से वोटिंग कराई गई, हार जीत का आंकड़ा बताया गया, इस प्रकार से क्या भारतीय जनता पार्टी की है? बता दीजिए कौन कौन लोग नॉमिनेशन किए, क्या कौन सा डेट उसका निर्धारित हुआ, कौन उनके इलेक्शन ऑफिसर थे? नहीं थे।
परंतु चूंकि भारतीय जनता पार्टी जब देश का लोकतंत्र का गला घोट रही है तो अपने ही पार्टी में घोट रही है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो लड़ाई लड़ेंगे लोकतंत्र को बचाने के लिए, लेकिन अंत में फिर यह बात को हम बोल रहे हैं कि कहीं न हमें हर्ष है इस बात का कि बिहार का एक नौजवान, हमारा साथी, हमारे साथ जीवित करने वाला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़े दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। हम उनके स्वयं फिर पार्टी की ओर से, अपनी ओर से भी मैं उन्हें बधाई एवं शुभकामना बहुत देता अच्छी हूं। बात है, आपने उनको बधाई भी दी, लेकिन इस लेकिन के साथ कौशल साहब देखिए, भले ही अभी राठौर साहब कुछ कह रहे हूं, लेकिन अंदर ही अंदर दिल में ये बात तो होगी कि कांग्रेस में कब ऐसे अचानक से किसी को इतने बड़े पद पर मौका मिल जाए, मन महसूस के रह जाते होंगे। ये बड़ी तकलीफ की बात तो अंदर ही अंदर तो होगी, कहे ना कौशल मिश्रा साहब, ये अलग बात है, हो सकता है ना भी कहे। पूर्णिमा जी, मुझे तो अच्छा लगा कि कम से कम राठौर जी कांग्रेस के प्रवक्ता होते हुए उन्होंने इस बात की खुशी जताई और उन्होंने उस बात को स्टैम्प किया जो मैंने बोला, नितिन जी की नम्रता, सौम्यता, उनका सरल चरित्र और हाँ भैया वाला कैरेक्टर, सबसे भैया भैया करके बात करना, मुझे अच्छा लगा कि कम से कम उन्होंने उनके कैरेक्टर पे कोई सवाल नहीं उठाया। अब बात आती है कि प्रोसेस की, तो मैं अपने मित्र से ये कहना चाहूंगा, दोस्त, अगर हमारी पार्टी का अनुशासन ऐसा है कि अगर पार्टी ने ये तय किया या डिसाइड किया कि ये हमारे अध्यक्ष के कैंडिडेट हैं, तो कोई दूसरे ने नॉमिनेशन ही नहीं किया। अगर नॉमिनेशन ही दूसरे ने नहीं किया, कोई दूसरा कैंडिडेट ही नहीं था, तो न बैलेट की बात आती है, न आपके इलेक्शन की बात आती है। जब सब लोगों ने सर्वसम्मति से स्थापित कर दिया कि नितिन जी हमारे फ्यूचर के अध्यक्ष रहने वाले हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें लोकतंत्र की बात आती। लोकतंत्र तो सहमति से चलता है, सब लोग तैयार हैं और सब लोगों ने माना कि नितिन जी हमारे अध्यक्ष बनेंगे। अब बात आती है कांग्रेस के लोकतंत्र की। राठौर जी, जरा याद कीजिए, अभी मध्य प्रदेश का एक इलेक्शन था और टीवी बहुत सारी तस्वीरें चली थी जब आपके अध्यक्ष महोदय दरवाजे के बाहर रह गए थे। इलेक्शन का समय था, नॉमिनेशन फॉर्म भरा जा रहा था और केवल एक परिवार के लोग कमरे में आ पाए थे। अभी याद कीजिए, कुछ दिन पहले अध्यक्ष होने के बावजूद भी वो क्या बोलते हैं कि हमारा हाईकमांड डिसाइड करेगा। हाई कमांड का जो कैरेक्टर है, जो हाई कमांड का जो कल्चर है, ये सिर्फ अध्यक्ष तक नहीं सीमित है। आप ये देखिए कि आपने जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो उनको किस तरीके से सोनिया गांधी कंट्रोल करती थी कि मुझे कहने की जरूरत नहीं, उनको रोबोट का प्रधानमंत्री सब लोग कहते थे। ऐसा नहीं कि वो नाम हमने दिया है। तो जो असली लोकतंत्र का जो अगर कहें सवाल उठाना है तो अपनी पार्टी पे उठाइए। मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं कि आप कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, अगर सिर्फ तारीफ करेंगे तो अगली बार रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, इस पे सवाल हो सकता है। आप अपना काम कीजिए, पर मुझे अच्छा लगा कि आपने नवीन जी की तारीफ की। ठीक है राजेश जी, मैं आपकी बात लेती हूं एक बार, जरा एक ओपनिंग स्टेटमेंट रंजन सिंह साहब का भी मैं ले लूं, क्योंकि बिहार का चेहरा है नितिन नबीन। तो रंजन साहब, खुशी तो फिर आपके लिए तो देखिए डबल बोनांजा जैसी खुशी महसूस इस वक्त आपको फॉर श्योर हो रही होगी, लेकिन एक तरफ जहां पर पूर्वी भारत के तौर पर पूर्वी भारत की तरफ एक फोकस नितिन नबीन के रहने से जाएगा, एक नया ट्रांजिशन होगा, लेकिन क्योंकि आप सहयोगी दल हैं और छोटे सहयोगी दल हैं, तो अगर इस तरीके का संगठनात्मक बदलाव होता है या संगठनात्मक मॉडल आता है, तो उसमें ये छोटे दल अपने आप को कितना सिक्योर फील करते हैं? नमस्कार पूर्णिमा जी, सारे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। पूर्णिमा जी, देखिए आपने सही कहा कि हमारे लिए डबल बोनंजा का विषय है। पहले तो हमारे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे नेता के सोच पर आज मुहर लगी। जो नेता हमारे श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जिस सपने को देखा था कि युवा आगे आकर नेतृत्व करेगा और बिहार बदलेगा, इसी कड़ी में जन्म हुआ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का, जो महज 40 साल में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और उसी चीजों को उस लाइन को आगे लेते हुए आदरणीय मांझी जी भी अपने पुत्र संतोष कुमार सुमन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए महज 40 साल के उम्र में। 55 साल के उम्र में जदयू में कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी बने और उपेंद्र कुशवाहा जी, और हमारे जो आज जिस तरीके से आप देख लीजिए कि आदरणीय मोदी जी और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व जिस तरह बिहार की मिट्टी से एक लाल को खड़ा किया युवा नेतृत्व के लिए देश के पटल पर, ये निश्चित रूप से हर्ष का विषय है। लेकिन ये महज संजोग कह लीजिए या
ईश्वरीय कृपा देख लीजिए आप पूर्णिमा जी कि 5 दल का गठबंधन हम लोगों का एनडीए का है। अगर भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए तो उसका जन्म जेन एक्स श्रेणी में हुआ था, शायद 1980 जेन एक्स में आता है। और बाकी जो 4 दल बचे वो लगभग सारे दल हम लोग जेनजी हैं, हम लोग दल भी जेनजी है और हम लोगों का सोच भी जेनजी है। हम लोग सोच से भी जेनजी, हम लोग दल से भी जेनजी। लेकिन जरा कांग्रेस पार्टी के बारे में सोच लीजिए, 1885 लॉस्ट जनरेशन में आते हैं। शायद ये जेनजी का असर तो हमारे ऊपर तो हो रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पे लॉस्ट जनरेशन वाली असर साफ साफ दिखाई दे रही है। हाँ, हमारे जेनजी में 85 वालों को लॉस्ट जनरेशन कहकर 85 वालों को रंजन जी लॉस्ट जनरेशन मत कहिए, बड़ा दुख हो जाएगा 85 वालों को। मैं आपको बता रहा हूँ अभी हमारे राजेश भाई बैठे हुए, व्यक्तिगत रूप से इन्होंने तारीफ किया, इनको साधुवाद है इनके सोच का, लेकिन इनकी सोच पर, इनके चेहरे पर जो चमक है ना, ये युवाओं में, कांग्रेस पार्टी में या महागठबंधन में यही तो है कि युवाओं को जगह अगर मिलती है तो चेहरे पे रोशनी रहती है, पीछे अंधेरा रहता है। आप देख लीजिए राजेश भाई को, पीछे अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा, कैरियर में कुछ नहीं दिखेगा। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं पूर्णिमा जी, सिर्फ आपको सोच से जेनजी बनना है, नहीं बनना है, बल्कि आपको क्रियाकलाप में भी बनना है, आपको नेतृत्व भी देना है और युवाओं के लिए काम करना है। आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने, आपने देखा होगा 2019 के फैसला को याद कीजिए, जब 5 टिकट हमको मिली थी, हम लोग सही में छोटे दल हैं, लेकिन ये छोटा दल कितना बड़ा नैरेटिव खड़ा कर दिया, जिन्होंने एमओआई का एक ऐसा समीकरण, एमओआई का ऐसा समीकरण हम लोग सेट किए और ऐसे नैरेटिव क्रिएट किए हमारे नेता ने कि आप देखिए उसमें 2 महिला को हमने जगह दिया, 4 युवा को जगह दिया और इस तरीके से एमओआई समीकरण का एक नया एरा नेता ने स्टार्ट किया। आज देखिए कि उस पर फलीभूत होती पूरी एनडीए गठबंधन है। राठौर जी, पहले मैं कौशल जी के सवालों का जवाब दूं, फिर पूर्णिमा जी आपके सवालों का जवाब दूं, एलजेपी के साथी का भी सवाल जवाब दूंगा। कौशल जी अच्छी बात कर रहे थे, उस बात में इस बात को क्यों नहीं कहे कि अनुशासन, डिसिप्लिन या डर किसने नॉमिनेट किया? नितिन नवीन जी को। नितिन नवीन जी कौन है? नितिन नवीन जी पहले भारतीय जनता पार्टी के पहले राष्ट्रीय शाखा अध्यक्ष होंगे जो किसी शाखा को अटेम्प्ट नहीं किया उन्होंने। नितिन नवीन जी वो व्यक्ति हैं जिनके पिताजी के देहांत के उपरांत उपजे हुए पुत्र हैं वो। फिर ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं, परिवारवाद पे हमला करते हैं। और कांग्रेस पार्टी कैसे अचानक राष्ट्रीय बड़े दल पे जाएगा, जगह पे जाएगा, प्रमाण रहा है कि देश में पूरा चुनाव 2004 में श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हुआ और सोनिया गांधी जी को देश के आवाम ने नेता चुना, प्रधानमंत्री के लिए वोट किया, लेकिन सोनिया गांधी जी ने तय किया कि नहीं, देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह होंगे। अब कई बातें आ रही थी सामने कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकती थी, ये हो रहा है, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने अपने पुस्तक में लिखा कि अगर सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री बनना चाहती तो हम उन्हें ओथ कराते। तो ये त्याग है उस परिवार का, न त्याग राहुल गांधी जी, एक सवाल बस राठौर जी पूछती हूँ, इंदिरा गांधी जी का है, सोनिया मैं एक गांधी सवाल जी का आपसे बड़ा लेती त्याग हूँ, है। फिर उसके बाद मैं हेडलाइंस पर जाऊंगी। कपीश जी भी जुड़ चुके हैं। कपीश जी, आपका भी स्वागत करती हूँ। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, अनुभवी नेता हैं, चलिए अनुभव को दाद देते हैं, अनुभव बहुत जरूरी होता है। अगर अनुभव ही फिर सब कुछ है, हालांकि वो अपने क्षेत्र में, उनका नितिन नवीन जी का अनुभव अलग है, 5 बार के विधायक हैं, जीते हुए जनता बार बार वहां से जिताती है और जिम्मेदारी मंत्री पद की भी संभाल चुके हैं। लेकिन अगर अनुभव ही सब कुछ है आपके हिसाब से मैं चलूं, उम्र वाला अनुभव, तो फिर इतनी चुनावी हार क्यों कांग्रेस की बार बार? पूर्णिमा जी, हार ना, हम 100 साल लड़े हैं अंग्रेज से छुटकारा पाने देश को। तो क्या हमारे कई पूर्वज आजादी से पहले मारे गए, फांसी पे चढ़ गए? क्या दूसरा जनरेशन नहीं लड़ा? क्या हम अंग्रेज को जायज ठहरा दे? क्या लोकतंत्र की हत्या होगी, हम हारते रहेंगे, लेकिन लोकतंत्र की हत्या को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कितने लोग क्या तो पटना पार्टी में से नाराज हो के चले गए राजेश राठौर जी? पटना में जो घटना घटी है, कितने जिस लोग बच्ची के आपकी साथ पार्टी के बलात्कार किया वरिष्ठ गया, नेता हत्या सब की गई, नाराज होकर FIR चले नहीं गए, किया गया, एक क्या ग्रुप मुद्दा अलग से लड़ो? बना लिया गया सर
ये कहते थे कि मिलने का समय नहीं मिलता है। राहुल गांधी के इर्द गिर्द पूरी घूमती हुई पार्टी, कितनी बार उनको कोशिश की गई कि भाई पार्टी की सामान वो संभाले, ले दे के फिर उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आए। मैं तो यही कह रही हूँ कि अगर इन्हीं पैमानों पर सब कुछ है तो फिर चुनावी हार कांग्रेस की बार बार क्यों? कपिल श्रीवास्तव जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि आज एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है बीजेपी पार्टी के अंदर और पूरा का पूरा एक जनरेशन शिफ्ट के तौर पर इसे देख रहे हैं और एक नई ऊर्जा के साथ बीजेपी आगे बढ़ने को तैयार है। क्या लगता है आपको, ये जो जेनजी के चेहरे के तौर पर और जेनजी को केटर करने के भी पर्सपेक्टिव से, युवा पीढ़ी को अपने साथ लेने के पर्सपेक्टिव से बीजेपी के इस फैसले को समाजवादी पार्टी कैसा देखती है? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि बहुत दिक्कतों के बाद, बहुत कोशिशों के बाद इनकी पार्टी ने एक मनोनयन के लिए चेहरा लेकर के सामने आए, नितिन नवीन जी, और मैं उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये भाजपा का अधिकार है कि वो किसको अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनावे, घोषित करें। उन्हें अग्रिम बधाई देता हूं क्योंकि वो तो चुन ही लिए जाएंगे कल, कोई दूसरा तो खड़ा ही नहीं होगा। यही इनके यहाँ का लोकतंत्र है। अब मैं दूसरा आपको एक बात कह रहा हूं, ये दूसरों पर तोहमत जड़ते हैं और परिवारवाद पर भी विश्वास करते हैं। नितिन नवीन जी अपने पिताजी के ही जगह पर विधायक हुए और आगे बढ़े उसी स्थान से, तो अब परिवारवाद का कैसे तमगा दूसरों के ऊपर टीका लगाएंगे? और तीसरी चीज मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान समय में सिर्फ एक ही बात होती ही है, 1 मैन आर्मी एंड 2 मैन शो। नरेंद्र मोदी की आर्मी है और दूसरे उनके अंदर जो शो के कलाकार हैं वो अमित शाह साहब हैं। इन्हीं दो की चलती है, बाकी तो ये कटमुर्रा है। चेहरे से क्या जेनजीज इनसे आकर्षित हो जाएंगे? कौन सी चीज चेहरे से? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे खुद ही जेनजीज के लिए प्रेरणा स्रोत है, राहुल गांधी जी हैं। तो आप मुझे बताइए कि जेनजीज किसके साथ जुड़ेंगे? जिन लोगों ने फर्जी दावे किए 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने के लिए, उनके साथ जुड़ेंगे, या काला धन लाने वालों के साथ जुड़ेंगे, या 150 यूनिवर्सिटी का दावा करके कागज पे भी नहीं दे पाए उनके साथ जुड़ेंगे? किस कारण से जुड़ेंगे? जेनजीज को पीछे जोड़ने का कारण होना चाहिए ना। आपने सारी नौकरियां सरकारी लगभग समाप्त कर दी। आपने भारत सरकार की जितनी कंपनीज थी, जितनी संस्थाएं थी, सबका प्राइवेटाइजेशन कर दिया। आपने पुरानी पेंशन स्कीम खींच ली, तो नए युवा को ला करके उनकी बढ़ोतरी को आप बाजार के हवाले करेंगे, इसलिए युवा आपसे जुड़ेंगे। क्या ये जुड़ेंगे इस पर? तो बात इस चीज की है कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी पूरी भारतीय जनता पार्टी हैं। ये अटल जी की, अडवाणी जी की, मुरली मनोहर जोशी साहब सरीके लोगों की ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये कैडर की पार्टी नहीं है। आप देखिए, आरएसएस से जो इनकी आपस की खींचातानी थी, बहुत खींचातानी होने के बाद आज कम से कम भाजपा को एक कल मिल जाएगा। में एक उदाहरण आप दे देते तो कितना बढ़िया होता। मतलब एक उदाहरण अगर आप दे देते कि कैसे समाजवादी पार्टी में भी एक नीचे बैठे व्यक्ति को, जिसको अचानक से एक बड़ी जिम्मेदारी देते एक बड़े पद पर आसीन कर दिया जाए, एक उदाहरण भी दे देते तो कितना बढ़िया होता साहब। आपने इनकी कमियां तो निकाल दी, इनकी कमियां, और एक विपक्ष के नाते ठीक है आप इनकी 100 कमियां निकालिए, ठीक है, वो आप कर सकते हैं अपने उसमें, लेकिन कम से कम कुछ अच्छा अगर है तो उसको अच्छाई की नजर से देखने में इतनी तकलीफ क्यों होने लगती है? एक उदाहरण आपकी पार्टी में मुझे दे दीजिए। देखिए, सबसे पहली चीज तो हमने आपको यही उदाहरण दे दिया। क्या? कि ये जो लोग परिवारवाद का तोहमत हमारे ऊपर लगाते हैं, ये भी तो परिवारवाद ही करते हैं। बना लिया, चलिए ठीक है, और आप उस पर कह भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आप नितिन नवीन पर सवाल उठाएंगे, पिता पुत्र की बात करेंगे, तो फिर आपकी पार्टी में तो सामने एग्जाम्पल है नहीं, हम तो कहते हैं, है ना, तो आपने तो चलिए उसको सिरमौर बना लिया। लेकिन मैं कहती हूं कि अगर आप किसी बड़े ट्रांजिशनल फेज की तरफ नहीं जाएंगे तो आप, चेंज इज ओनली कांस्टेंट, अगर उसके साथ आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो कैसे होगा? कौशल खान मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, जो परिवारवाद पे सवाल उठाने की बात है, जब एक परिवार
का कब्जा पूरी पार्टी पे हो जाता है। मैंने परिभाषा ये अरे तय सुन, करेंगे भाई परिवारवाद साहब, की। भाई साहब, मैं हमारा अपनी परिभाषा परिवारवाद दूंगा। परिवारवाद नहीं है साहब। निषाद पार्टी से गठबंधन करेंगे, हमारा परिवारवाद परिवारवाद नहीं है। राजभर साहब की पार्टी से हम गठबंधन करेंगे, हमारा परिवारवाद परिवारवाद नहीं है। पटेल जी से हम करेंगे समझौता और उनको साथ पार्टी और मंत्री बनाएंगे, हमारा साथ परिवारवाद परिवारवाद नहीं है। अब बोलिए हम साहब। नितिन नवीन जी को हो गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे, जवाब उनके सुनेंगे। पिताजी के ऊपर आए हैं, राजनाथ सिंह के पुत्र हैं, हम सब परिवारवाद परिवारवाद वो है जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। तो राष्ट्रीय अरे अध्यक्ष सुन- हो तो गया सुन आपका लीजिए। परिवारवाद। बोल लिया ना भैया। अरे अब इतना बताओ। क्यों दर्द हो रहा है? आप बताओ आपने ना कि जितने एग्जाम्पल परिवारवाद दे की दिए ये परिभाषा बताइए। क्या है? आपने 4 पार्टियों का नाम ले लिया। परिवारवाद की परिभाषा बता दीजिए, डॉक्टर साहब मान लेंगे आपको। अरे चुप ठीक तो है, हो जवाब दोस्त। ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। कौशल कांत कब- साहब 1 मिनट रख रही हूं ना जवाब, आपके जवाब के लिए हाँ। बोलिए। कपीस जी, आपने जिन पार्टियों का नाम रखा वो गठबंधन की पार्टियां हैं। हर पार्टी का अपना एक इंडिपेंडेंट वर्चस्व होता है, वो जो चाहे वो करे। अच्छा, हमारा इसलिए आप परिवारवाद सत्ता की में उनको साथ लेके क्रिटिसिज्म चलेंगे। रहेगा और हमेशा रहेगा। अगर एक ही परिवार की पार्टी पूरे पार्टी पे एक ही परिवार पूरी पार्टी पे कब्जा रखेगा तो उसे परिवारवाद कहा जाएगा। कांग्रेस का परिवारवाद आप देख रहे हैं पिछले 100 साल परिवारवादियों के साथ खड़े हैं। कपिल जी, जब आप कम से अपनी कम- पार्टी कम में से कम- परिवारवाद कर रहे हैं। कपिल जी, कपिल जवाब ले जी, लीजिए। this is nonsense यार। कपिल जी, जवाब ले लीजिए, आपने कह दिया अपनी कपिल बात। जी हमेशा जवाब बोले जा ले रहे लीजिए, हैं। जवाब ले ये क्या लीजिए। तरीका हुआ? बोलिए कम से कौशल कम कांत। तमीज से डिबेट तो करिए। अरे भाई, आपने सवाल परिवारवाद उठाया, की बात परिभाषा हो गई। बता दीजिए। मीठा अरे तो मीठा सुनेंगे, शब्दों मुंह को बंद कड़वा करेंगे कड़वा अपना। थू नहीं चलेगा। जवाब ले लीजिए ना कपिल जी, फिर सवाल रखे हैं तो जवाब तो ले लीजिए। बोलिए कौशल कांत साहब। अब मैं उम्मीद करता हूं ये कपिल जी नहीं बोलेंगे। साहब, परिवारवाद ये कहते हैं कि परिवारवाद वो है कि पूरी पार्टी को अपने घर की चौखट की बकरी बना लिया हो। मुलायम सिंह जी के बाद अखिलेश जी के बाद उनके बाद वाले पुत्र। कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस में पिछले 100 सालों से परिवारवाद है। एक परिवार के बाहर नहीं निकल पाए। और मेरा परिवारवाद तेरा परिवारवाद नहीं है, पब्लिक खुद डिसाइड कर लेती किसका परिवारवाद है। और जहां तक रही नितिन जी की बात, नितिन जी ने पिछले 2006 से लेकर 2026 तक अपने आप को प्रूव किया है। अरे किस तरह, अरे अखिलेश जी की तरह नहीं कि सोने का चम्मच लेकर के ऑस्ट्रेलिया से खरीदी हुई इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर के आए और यहाँ पे सीएम बना दिए जाए। अखिलेश जी में क्या प्रॉब्लम, कौन सी क्वालिफिकेशन थी जो उन्हें सीएम बना दिया था? आप बताओ ना। कह रहा हूं कि पूर्णिमा जी, इनसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं। मुलायम सिंह जी के बाद जब अखिलेश यादव आए थे ऑस्ट्रेलिया से, इनके पास क्या क्वालिफिकेशन थी? कौन सा राजनीति का एक्सपीरियंस था? इसे परिवारवाद बोलते हैं, इसे परिवारवाद बोलते हैं। आप बता दीजिए ना, भारतीय जनता पार्टी ने जब से पार्टी बनी है तब से लेके आज तक, भारतीय जनता पार्टी में जब से पार्टी बनी है तब से लेके आज तक एक अध्यक्ष बता दीजिए जो किसी एक परिवार से भी हो, दूसरा परिवार एक ही परिवार से ठीक है, कोई ऐसे नहीं। बनी हुई है। कपिल जी ऐसे किसी मेरे बात को- का जवाब नहीं मिल पाएगा, आपको पता है ना। ऐसे किसी ब- बात का जवाब मैं नहीं। ये सिंपल बता रहा एक हूं सवाल। कि सारी अरे ठीक बकरियां है, हर मोदी समय जी के लड़ने दर अरे पर भाई हो रहा है। कंटिन्यूअस बोलेंगे, ये तो तरीका नहीं है। पूर्णिमा जी, सिर्फ इनसे एक सवाल पूछ लीजिए। अखिलेश यादव जी के पास क्या एक्सपीरियंस था जो मुलायम सिंह यादव ने ऑस्ट्रेलिया से इंजीनियरिंग किए हुए बच्चे को ला करके दिल्ली, उत्तर प्रदेश, देश के सबसे बड़े प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बना दिया? क्या एक्सपीरियंस था? ठीक। केवल एक ही एक्सपीरियंस था ना कि वो चलिए, मुलायम सिंह बता जी के दें। बेटे थे। अब हम इसके बता अलावा दें। क्या एक्सपीरियंस था? अब क्या? बताओ जरा। आपने पूछा तो हमसे सुन लीजिए। हाँ बताइए। अच्छा, ये भारत का जो संविधान है उस पर कुछ आस्था विश्वास है, मानते ये हैं कि लीजिए, नहीं हम संविधान मानते पे आप? चले गए। इसी को अब कहते लीजिए। हैं असली संविधान में कैरेक्टर। स्पष्ट यही लिखा है कि परिवारवाद है। विधायक इसी को मिलकर के परिवारवाद तय बोलते करते हैं हैं कि मुख्यमंत्री कौन इसी बनेगा। को परिवारवाद बोलते हैं। अरे भाई इसी को साहब, परिवारवाद बोलते संविधान हैं। पे आप गाली दे रहे हैं और संविधान जहां को। तक रही, आप कह संविधान रहे हैं, कहता बोलो, है कि आपकी विधायक पार्टी दल में का तो एक नेता परिवार के विधायक बाहर पार्टी चुनेंगे और नहीं वो चलती। मुख्यमंत्री होगा। अरे भाई ये बताइए, एक ही अरे भाई, परिवार आप के गलत बात 32 क्यों कर लोग, रहे हैं? भारत के संविधान के साथ अखिलेश नहीं खड़े। यादव, मुलायम सिंह जी आप के, भारत के स्वर्गीय संविधान मुलायम के सिंह जी साथ के नहीं खड़े। अगर आप परिवार लोग के ऐसे ही चर्चा 32 करेंगे तो लोग। मुझे अब्रप्टली आप रोकना भारत होगा, के संविधान के मुझे खिलाफ अब्रप्टली नहीं खड़े। रोकना होगा। एक ही परिवार के रंजन जी 32 30 परिवार सेकंड्स, को बढ़ावा रंजन जी दे। 30 परिवारवाद सेकंड्स, क्या होगा? रंजन जी 30 सेकंड्स। पूर्णिमा जी, मैं अभी कह रहा था लॉस्ट जनरेशन, तो सारे लोगों को दिक्कत हो रही थी कि लॉस्ट जनरेशन है। ये सोच है, आप समझिए। परिवारवाद का डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं। अगर एक क्रिकेटर का पुत्र क्रिकेटर है और 100 मैच में 90-99 मैच पर वो 0 पे आउट हो जाता है, फिर भी उसको मौका मिलता है क्रिकेट खेलने का, ये है परिवारवाद। लेकिन अगर 100 मैच उसको दिया जाए, लेकिन 100 मैच में अगर 100 सेंचुरी बना दे तो उसको परिवारवाद नहीं कहते, उसको टैलेंट कहते। ठीक है। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ठीक है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के टाइम पुत्र आप है, हैं, सर। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। ठीक है। लेकिन आज ठीक देखिए है। कि हमारे चंद्रचूड़ जी, 20 सेकंड्स बस आपको दे रही हूं। अध्यक्ष
और प्रदेश अध्यक्ष, ये बातों तीनों को सुनकर आज ऐसा माननीय लग रहा विधायक है बन कि के उनके विपक्ष एक decision जगह के फंसा कारण है आज और बीजेपी असेंबली आगे का शोभा बढ़ने के बढ़ा लिए है। तैयार है। 20 सेकंड्स मैक्सिमम चंद्रचूड़ जी, फिर खत्म करूंगी मैं। देखिए मैं जी समझ ये नहीं आता कि प्रवक्ताओं की अपनी सीमितताएं होती हैं और इसलिए वो ठीक है, जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं उसको वो अपने हिसाब से वो जवाब देंगे। सच ये है कि अगर राजनीति को देखेंगे तो राजनीति में सहमति मूलक राजनीति भी लोकतंत्र की का ही प्रतीक माना जाता है। ठीक है, जहां तक सवाल नितिन नबीन का कर रहे थे, तो नितिन नबीन एक सहमति मूलक व्यवस्था से अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई तू मैं या कोई किसी प्रकार के प्रश्न की कोई गुंजाइश रह गई अरे ये है। सहमति नहीं है, ये मनोनयन है, जबरदस्ती है इनकी। ठीक है, लेकिन कहाँ इलेक्शन हुआ ओके है? सर, कोई खड़ा है नहीं, क्या? कपीश जी, कपीश ठीक जी है। एक चीज मैं बता रहा हूँ, कपीश देखिए जी मेरा आज आप, नहीं, ये मैं लोग समझ सुनते सकती हूँ नहीं। कपीश जी आज थोड़ा देर से भी जुड़ पाए हैं आप, तो बहुत सारी बातें आपको कहनी होंगी, लेकिन थोड़ा मुश्किल कम से कम आप मुश्किल है और मेरे पास समय की बाध्यता है। लेकिन पूरब से उठता हुआ ये नेतृत्व 2019 की बिसात को पूरे देश में बदलता हुआ नजर आएगा। बीजेपी की स्ट्रैटेजी ये है और दूसरी तरफ विपक्ष को भी बड़े रणनीतिक बदलाव की तरफ बढ़ना होगा अगर चुनावों में जीत हासिल करनी है तो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा जी, राजेश राठौर जी, कपिल श्रीवास्तव जी, रंजन जी, आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर चंद्रचूड़ सिंह, आपका भी धन्यवाद दहाड़ की चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।